ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक वीडियो में आपका पूरा विश्व का इतिहास खत्म करने वाले हैं। जो आपके बिहार के स्टेट एग्जाम जो होने वाला है ना, मात्र चार दिन में एग्जाम होने वाला है। 4 तारीख से एग्जाम शुरू है, 15 तारीख तक एग्जाम है। तो ये दोस्तों ये जो वीडियो है मास्टर वीडियो है, जो पूरे विश्व के इतिहास को मैं खत्म कराऊंगा और एक भी प्रश्न विश्व के इतिहास से अगर आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। तो ये सुपर वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री का शुरू करते हैं, एक वीडियो में खत्म करेंगे और आखिरी तक आप बने रहिएगा। और आप लोग बाद में देख रहे हैं तो आप लोग लगभग 1.5 के स्पीड से देखें, ताकि आप कम समय है 2-4 दिन में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए विश्व के इतिहास में अगर देखा जाए तो प्रथम जो टॉपिक है वह पुनर्जागरण का है, और पुनर्जागरण के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, डिटेल से पढ़ना है। तो डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि पुनर्जागरण जो है वह इटली के कौन से नगर से माना जाता है? तो फ्लोरेंस नगर से। याद रखिएगा कौन से नगर से? फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। आगे बोलता है इटली के महान कवि दांते पूछेगा, दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? तो दांते साहब है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। पूछेगा दांते का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस नगर में। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़ करके तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा। तो प्रश्न पूछेगा कि भाई डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? तो दांते ने। ठीक है, इनमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। तो प्रश्न पूछेगा, अब देखिए घुमा करके कैसे पूछेगा कि भाई दांते ने डिवाइन कॉमेडी में कौन चीज के बारे में चर्चा किया है, क्या चीज के बारे में? तो प्रश्न याद रखिएगा स्वर्ग नरक के बारे में चर्चा किया है और काल्पनिक यात्रा के बारे में, स्वर्ग नरक का काल्पनिक यात्रा के बारे में लिखा है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति जो था वो पेट्रॉक था। कौन था? पेट्रॉक था, जो दांते के बाद आया। तो प्रश्न पूछेगा कि दांते के बाद दूसरा व्यक्ति कौन था जो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहलाया? तो पेट्रॉक था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक भी माना जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि मानववाद का संस्थापक कौन है? तो पेट्रॉक। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। पूरा डिटेल से है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। नेक्स्ट पाते हैं। मजा आने वाला है भाई क्लास, क्योंकि भाई जब डिटेल से पढ़ लेंगे तो प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मैं खत्म ही करा दूंगा। चलिए, तो मानववाद का संस्थापक कौन हुआ? पेट्रॉक हुआ। चलिए, इटली का ये भी निवासी था पेट्रॉक, है ना। नेक्स्ट है कि इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। तो प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछेगा कि इटालियन गद्य का जनक किसको कहा जाता है? तो बोकेसियो को। किसको कहा जाते हैं? बोकेसियो को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। तो प्रश्न पूछेगा कि डेकामेरॉन जो है वह पुस्तक किसने लिखा? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी हिट वीडियो है, क्योंकि एक भी टॉपिक छूटा नहीं जा रहा है और पूरे टॉपिक आपका हो जाएगा कम समय में। तो डेकामेरॉन जो है वो बोकेसियो का है। किनका है? बोकेसियो साहब का है। नेक्स्ट है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा मैकियावेली को। वह कहाँ का निवासी था? तो फ्लोरेंस का निवासी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। प्रश्न पूछेगा कि द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस के लेखक कौन है? क्या मार्क करिएगा? मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली, जो एक राज का नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न पूछेगा कि मैकियावेली ने प्रिंस में क्या चीज के बारे में बताया है? तो एक राज का नवीन चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी लीजिए डिटेल से, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। तो प्रश्न पूछता है कैसे कि आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? तो मैकियावेली को। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार
की कृतियों में मिलती है। और इटली के 3 कलाकार कौन कौन है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एवं राफेल। 3 कलाकार हैं जो पुनर्जागरण के उनके कलाकृतियों में झलक मिलता है। नेक्स्ट है कि लियोनार्डो दा विंची जो है, देखिए पूछता है कि क्या थे, तो लियोनार्डो दा विंची जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। बोले तो बहुत सारे चीज थे। क्या थे? तो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि थे, गायक थे। तो पूछेगा कि क्या नहीं थे। ठीक है, तो ये आप सबको याद रखना पड़ेगा, चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक। ठीक है तो इनको कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति। नेक्स्ट कहता है कि लियोनार्डो दा विंची जो था लास्ट सफर और मोनालिसा नामक चित्रों का रचयिता के कारण प्रसिद्ध हुआ। तो प्रश्न पूछेगा कि लास्ट सफर के चित्र कौन बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा नामक जो चित्र है ये कौन लिखा है? तो लियोनार्डो दा विंची। याद रखिए, लास्ट सफर और मोनालिसा इनका 2 कृतियां हैं, है ना, लियोनार्डो दा विंची का। नेक्स्ट है कि माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। ठीक है, पूछेगा कि माइकल एंजेलो क्या थे? तो एक मूर्तिकार थे और क्या थे? चित्रकार भी थे। नेक्स्ट देखिए, माइकल एंजेलो की 2 कृतियां हैं, मैं आपको बता दूं। माइकल एंजेलो की 2 कृतियां हैं, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। पूछेगा कैसे? पूछेगा मेरे दोस्तों कि द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किनका कृति है? तो माइकल एंजेलो की कृति है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सिस्तान की गिरजाघर की छतों में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं, ये तो पता होगा आप सभी को। नेक्स्ट कहता है कि राफेल भी इटली का एक चित्रकार था और जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। तो पूछेगा मेडोना किनका है? तो मेडोना पूछेगा तो राफेल का है। किनका है? राफेल का। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, है ना। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किनको कहते हैं? तो प्रश्न पूछेगा कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किनको कहा जाता है? जियाटो को कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी कौन था? बेकन था। पूछेगा पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो बेकन था। कौन था? बेकन था। नेक्स्ट है, कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द पेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रवाह किया है। प्रश्न पूछेगा कि द पेज ऑफ फॉली में किसका अनैतिक कुरीतियों का प्रहार किया है? तो पादरियों का। ठीक है, चलिए, और ईसाई धर्म के कुरीतियां जो भी है उसके बारे में। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मेरे दोस्तों ये प्रश्न बहुत हिट है। प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछेगा? यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक आपका होगा थॉमस मूर। तो प्रश्न ये पूछता है कि आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है किस पुस्तक में? तो याद रखिएगा, यूटोपिया के पुस्तक में, जिसके राइटर है थॉमस मूर साहब। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। प्रश्न पूछेगा कि बाइबिल का जर्मन में कौन अनुवाद किया था? तब मार्टिन लूथर साहब किए हैं। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर की अमर कृतियां हैं। प्रश्न पूछेगा रोमियो जूलियट किसका कृति है? तो शेक्सपियर का है। इंग्लैंड के रोजन बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न पूछता है कि भाई आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो रोजन बेकन साहब है। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है भैया, भाई पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। सुनिएगा ध्यान से, पृथ्वी जो है वह सौरमंडल का केंद्र है। इसका सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कौन कहा था? तो कोपरनिकस कहा था। चलिए, गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया है। प्रश्न पूछेगा किसने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया? गैलीलियो। किसने कहा कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है? तो क्या मानेंगे? कोपरनिकस। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला और केपलर ने गणित की सहायता से ये बतलाया कि सूर्य के चारों ओर
किस प्रकार से घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से घूमते हैं क्या ग्रह? ये बात किसने कहा? तो केपलर ने कहा था कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वह चक्कर करते हैं, है ना। तो केपलर ने, तो ग्रह के गति का नियम पूछेगा, ठीक है, ग्रह की गति का नियम तो केपलर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया, आप सभी को पता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था और इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। प्रश्न पूछता है, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। प्रश्न पूछता है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहते हैं? तो जॉन विक्लिफ को कहते हैं, ठीक है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहते हैं, है ना, लोलार्ड्स कहलाते हैं। प्रश्न पूछेगा कि जॉन विक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो लोलार्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। सीधी सी बात, आप सभी को पता है, कोलंबस ने किया। अमेरिगो वेस्पूसी नामक एक अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रश्न पूछेगा, अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम से, जो इटली का रहने वाला था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलेन ने किया था। और मैगलेन के बारे में पता है, जो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था, मैगलेन था। ये आपका टॉपिक नंबर 1 खत्म हुआ, पूरा विश्व का इतिहास खत्म करेंगे। अब दूसरा का टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। विश्व के इतिहास में जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको देख के जाने पड़ेंगे। चलिए, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की न्यू जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। प्रश्न पूछेगा, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। ये प्रश्न पूछता है, कब मिला था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है। चलिए, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका को 13 अंग्रेजी उपनिवेशिक की स्वतंत्रता की स्वीकार कर ली। आगे कहता है, देखते चलते हैं, जो भी इसमें से टॉपिक निकलता है उसको याद करके रखिएगा। कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रश्न ये पूछेगा, नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये भी पूछेगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, उसके नायक कौन थे स्वतंत्रता संग्राम का? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बता दीजिए क्या है? तो प्रश्न पूछता, बहुत हिट है प्रश्न, कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन की टी पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि कब हुआ था बोस्टन टी पार्टी की घटना? 16 दिसंबर 1773 को। इसी घटना से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ है और इस घटना का नायक जो था वह सैमुअल एडम्स था। तो प्रश्न देखिए कितना पूछ दिया कि कब हुआ था? 1773 ईस्वी में 16 दिसंबर के दिन था। तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की टी पार्टी। ये प्रश्न पूछ दिया। इसके नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक गणतंत्र का जननी किसको कहते हैं? तो अमेरिका को कहते हैं। और प्रजातंत्र की सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई है अमेरिका में हुई है, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा कि प्रजातंत्र की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ है। तो पूछेगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ घेर घर के, उस पर आप लोग दिमाग लगा करके रखिएगा। समय तो बहुत कम है, 4 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है, तो एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर लिए होइएगा, ठीक है। लेकिन भाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम समय में अधिक से अधिक करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी वासियों का नारा था, क्या नारा था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रश्न ये पूछता है, नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में
1789 में लागू हुआ। तो पूछेगा संसार में सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, तो अमेरिका का था। कब लागू हुआ, 1789 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में औपनिवेशिक सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। अमेरिका विश्व युद्ध का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। प्रश्न पूछेगा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला कौन था, ये सबको पता है, अमेरिका। अमेरिका में दासों का आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। दासों का आयात होता था, कब घोषित किया गया अवैध, 1808 में। सन ईस्वी याद रखिएगा, पूछता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। प्रश्न ये भी पूछता है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत जो हुआ था वो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुआ था। मैंने दोस्तों जो भी सन ईस्वी दिया हुआ है ना उस पर थोड़ा सा फोकस डालिएगा, वहाँ जाइएगा आपको ऑप्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ करके आइएगा। दक्षिण में उत्तरी राज्यों के बीच में दक्षिणी राज दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज उसके विरोधी थे। दक्षिणी जो था राज वह समर्थक थे दास का, जबकि उत्तरी जो राज था वो क्या था, विरोध करता था दासत्व का। नेक्स्ट है कि अमेरिकी युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज से हुई। प्रश्न पूछेगा कि अमेरिकी युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो दक्षिणी राज कैरोलिना। ये याद रखिएगा, बहुत हिट प्रश्न है। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। जो गृह युद्ध हुआ ना अमेरिका, उसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ है। देखिए 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। तो ये प्रश्न बहुत हिट बन जाता है, ये जो सन ईस्वी है हिट है। दास प्रथा कब खत्म हुआ, 1863 में। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, ये जो परिभाषा है अब्राहम लिंकन साहब का है, सब कोई जानता है, इस पर टाइम खोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। प्रश्न पूछेगा अब्राहम लिंकन की हत्या कौन किया था, विल्किस बूथ ने। कब किया था, 1800 सन ईस्वी भी पूछता है मेरे दोस्तों। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। प्रश्न पूछता है कि अमेरिकी विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो 26 मई 1865 ईस्वी को। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया। फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में जो किया था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये प्रश्न बहुत हिट बन जाता है कि अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया। अब आइए फ्रांस की क्रांति। जितने भी क्रांतियां हैं विश्व के इतिहास में आता है। उसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे भारत के इतिहास, जितना भी है टॉपिक पूरे सिलेबस के अनुसार मैं चल रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस टच हो जाए 2-3 दिन में। चलिए, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासक में हुई और इस समय फ्रांस की सामंती व्यवस्था थी। प्रश्न पूछता है कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी किसके समय में हुई थी, तो 16वां के समय में, लुई 16वां के समय में। अब पूछेगा कि लुई 16वां के समय में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बस्तिल के कारागाह के फटकार को तोड़ करके बंदियों को मुक्त कर दिया। बास्तिल के जो कारागाह था उसको तोड़ करके उसमें जो भी बंदी थे उसको मुक्त कर दिया। और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे प्रश्न क्या बनेगा कि 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे दोस्तों। प्रश्न ये पूछता है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। अब एक और प्रश्न जो काफी हिट है, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए, एक सेकंड में बताता हूं आप सभी को। सबसे अधिक जो हिट है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति का ही देन है। ये प्रश्न पूछता है, मैं ही राज हूं और मेरा शब्द ही कानून है, ये बात किसने कहा। तो एग्जाम के ऑप्शन में दिया जाता है लुई 14वां, 16वां, तो ये बात 14वां ने बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। कहते हैं कि वायसाय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने कराया था। वायसराय का जो शीश महल का निर्माण 14वां ने कराया। वायसराय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने ही बनाया था।
लुई 14वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। प्रश्न पूछता है लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। प्रश्न पूछता है कि मेरी एंतोवानेत कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की थी। राष्ट्रीय समाधि वायसराय का भड़कीला दरबार था। प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय समाधि जो था वो वायसराय का क्या था? भड़कीला दरबार था, राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार की भूमिकर था। तो प्रश्न ये बन जाता है आपका हिट। टैले क्या है? और इस प्रकार के प्रश्न में लोग फंस जाते हैं। टैले क्या था? एक भूमिकर था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति में किनका किनका योगदान रहा, तो आपको ये 3 व्यक्ति है, इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। अब आइए नेक्स्ट कहता है कि वाल्टेयर चर्च का विरोधी था और रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। ठीक है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये बात वाल्टेयर ने कही है। यह प्रश्न पूछता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रूसो की एक एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की एक रचना है। प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ये रचना दोनों किनका है? तो वाल्टेयर साहब का है। कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने किया। स्टेट जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है वो फ्रांस की देन है। यह प्रश्न पूछता है किनकी देन है? फ्रांस की। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कैसे? ये बहुत हिट प्रश्न बन जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन है? तो हर्डर है। देखिए, कुछ ऐसा प्रश्न पूछेगा जो अजीब हो, अलग हो, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। मैंने आपको बोला कि टैले क्या है ना? टैले क्या था? तो कर था ना। तो ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजासियो में हुआ था। प्रश्न पूछेगा कि कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? तो नेपोलियन से, क्योंकि उनका वहाँ पे जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अगस्त के दिन हुआ था 1769 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं एक लाइन में ही बोल रहा हूँ, डिटेल से ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन घेर करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि उस पॉइंट को आप लोग याद रखें। नेपोलियन के पिता का नाम जो था वह कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की और 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली के ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। ऑस्ट्रिया का जो प्रमुख था है ना इटली में, उसको समाप्त कर दिया। कौन? नेपोलियन। नेक्स्ट पाइए। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न पूछता है फ्रांस में डायरेक्टरी का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेपोलियन 1799 ईस्वी में कौंसल बना और प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना 1799 ईस्वी में। अब यह कह रहा है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। प्रश्न पूछेगा कि नेपोलियन सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। प्रश्न पूछेगा कि बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन। किसको कहा था? इंग्लैंड को। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर के ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। मतलब एक को तलाक देकर के दूसरे से शादी कर लिया। तब प्रश्न पूछेगा कि मोरिया लुइसा कौन था? तो नेपोलियन की दूसरी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ट्रैफलगर का युद्ध, ये प्रश्न बहुत हिट बनता है। 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच में हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसमें नेपोलियन का कोड कहा जाता है।
प्रश्न पूछेगा नेपोलियन जो कानून तैयार करवाया था संग्रह, उसको क्या कहते हैं? तो नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बड़े बेड़े के नायक नेल्सन के हाथी बुरी तरह पराजित होना पड़ा। आगे कहता है कि भाई यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर के 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर हरा दिया। उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। आगे कहा जाता है कि अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। प्रश्न पूछेगा सेंट हेलेना द्वीप पर किनको भेजा गया? नेपोलियन को। 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न पूछता है, ये बहुत हिट बनता है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 ईस्वी में। नेपोलियन लिटिल कारपोरल नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे पूछता है नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। ये एक कारण बन गया, नहीं करना चाहिए था। इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार के लिए नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। अब आप कहिएगा सर प्रश्न बनेगा कैसे? तो प्रश्न ये बहुत हिट बन जाता है कि महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कौन किया है? नेपोलियन। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रपति ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो इसमें सबसे ज्यादा हिट है कि महाद्वीपीय सिद्धांत कौन दिया था? तो नेपोलियन दिया था। अब इटली का एकीकरण आप लोगों ने पढ़ा है, फटाफट करेंगे, जल्द करेंगे। 19वीं सदी में कि पूर्वार्ध में इटली 13 राज थे। कितना राज था? 13 राज था। इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहते हैं। तो इसमें जितने भी रेड कलर से घेरे हुए हैं वो आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। कहता है कि इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। यह प्रश्न पूछता है कि किसका श्रेय है। यंग इटली की स्थापना यह प्रश्न पूछता है जोसेफ मेजनी ने किया। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती का संगठन का स्थापना किया या गठन किया। कार्बोनारी सोसाइटी की स्थापना गिवार्टी किया है। ठीक है, विक्टर इमैनुअल ने सार्डिनिया का शासक था। प्रश्न पूछ देगा कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज के मेल से हुई। ठीक है, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। अब आगे कहता है क्या? यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो। ये बात कौन कहा? तो मेजनी ने कहा। ये तो बात सही है। थोड़ा सा पानी का सेवन कर लेते हैं हम। अब देखिए, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने किया। ये प्रश्न पूछेगा किसने किया? काउंट कावूर ने। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। कौन है? नेपोलियन है। जर्मनी का एकीकरण की बात करता है तो चलिए भाई फटाफट कर लेते हैं और काफ़ी जल्दी आप लोग पकड़िएगा क्वेश्चन को। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। कौन किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था प्रसा का शासक था जो विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज प्रसा था। कौन था? प्रसा था। एक सेकेंड मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आप वेट करें। चलिए अब आगे आते हैं, फटाफट होगा। थोड़ा सा वेट आप लोग किए और अभी तक आप लोग लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। बिस्मार्क जर्मनी का एक एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था।
ठीक है। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। इसमें जो प्रश्न बनते हैं आप लोगों को मैं बता दूंगा। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। यह प्रश्न पूछता है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। यह भी प्रश्न पूछता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। आर्थिक की बात करेगा ना तब फ्रेडरिक लिस्ट आएगा। ठीक है, चलिए। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछता है कि जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या नाम से जाना जाता है? तो डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। पूछेगा डाइट कहाँ होता था? तो फ्रैंकफर्ट में। 1815 ईस्वी में 1850 ईस्वी के बीच में जर्मन साम्राज्य का ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। यह प्रश्न पूछेगा। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में रोके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट की संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासक काल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना था। प्रश्न पूछेगा कि चांसलर कब बना बिस्मार्क? 23 सितंबर 1862 को। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। प्रश्न पूछेगा कि बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा? तो विलियम प्रथम ने। सिरजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। आगे कहता है कि फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। तो पूछेगा कि फ्रांस एवं प्रशा के बीच जो सेडान का युद्ध हुआ था, पूछेगा सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं प्रशा के बीच कब हुआ? तो ये भी सन ईस्वी पूछता है। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राजाभिषेक वर्साई की राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रशा के बीच हुई। यह प्रश्न पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई? फ्रांस एवं प्रशा के बीच 10 मई 1871 को। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। प्रश्न पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? सूडान के युद्ध के बाद। रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है रॉबर्ट ओवेन किया है। आदर्श समाजवाद का प्रवर्तक पूछेगा तो रॉबर्ट ओवेन ही है। वैज्ञानिक समाजवाद का पूछेगा तो आप लोग कार्ल मार्क्स मार्क कहिएगा, जो जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। 2 पुस्तक लिखा इन्होंने। फ्रांसीसी साम्राज्य का जनक जो है वो सेंट साइमन साहब को माना जाता है। फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1884 ईस्वी में। दुनिया के मजदूर एक हो नारा कौन दिया? कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ठीक है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। प्रश्न पूछेगा जार मुक्तिदाता कौन है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय। 1917 ईस्वी में रूस के क्रांति का तत्कालिक कारण जो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। पूछेगा रूसी क्रांति का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। आगे आइए। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन चेका का संगठन किया। यह प्रश्न पूछेगा चेका किससे संबंधित है? तो लेनिन से। लाल सेना का गठन टाटास्की ने किया। यह प्रश्न पूछेगा। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। पूछेगा कि अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किस में हुआ? तो बम विस्फोट से। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया। यह प्रश्न पूछता है। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लोव की
स्लाव लोगों की था। किसका था? स्लाव लोगों का था। अन्ना कारीना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय प्रश्न पूछता है। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है, ये भी पूछता है। रूसी समाजवाद का जनक प्लेखोनोव को जाना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। यह दल को दो गुटों में विभाजित किया था, बोल्शेविक था और मेंशेविक था। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, ये प्रश्न पूछेगा। मेंशेविक का होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का नेता था लेनिन, प्रश्न पूछेगा। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछता कैसे है कि अप्रैल थीसिस क्या था? क्रांतिकारी योजना था। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। यह प्रश्न बहुत हिट है, एनईपी बोलते हैं इसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब लागू हुआ? 1921 में, नई आर्थिक नीति। आधुनिक रूस का निर्माता कौन है? स्टालिन है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, यह भी प्रश्न हिट है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस पेन है। मदर की रचना कौन किया? गोर्की ने किया, मैक्सिम गोर्की। अस्थायी क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? टाटोस्की ने किया अस्थायी क्रांतिकारी सिद्धांत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? फ्रेडरिक एंजेल्स। अब आइए औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, यह प्रश्न पूछता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास औपनिवेशीकरण, कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में अधिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा से हुई। प्रश्न पूछेगा किससे हुआ है औद्योगिक क्रांति? तो सूती कपड़ा से। सबसे पहले स्कॉटलैंड में मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली है। तब पहले पूछेगा पक्की सड़क बनाने वाला कौन किया था? मैकेडम। 1761 ईस्वी में ब्रिंडेले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सेले तक नहर बनाई। पूछेगा कि मैनचेस्टर से वर्सेले तक नहर कौन बनाया था? एक ब्रिंडेले नामक एक इंजीनियर था, वही बनाया था सबसे पहले का नहर 1761 ईस्वी में बनाने का काम। देखते चलिए क्या क्या आपको विश्व युद्ध में पढ़ना है। मैं आपको घेर घेर के बता रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा, याद रखिएगा। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने रेल द्वारा कारखानों में बंदरगाहों तक कोयले ले जाने की भाप इंजन का प्रयोग किया। सबसे पहले प्रयोग कौन किया भाप इंजन का? तो स्टीफंस ने। औद्योगिक क्रांति का दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। प्रश्न पूछेगा इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो जर्मनी था। अब कुछ आविष्कार दिए जाता है, पूछता है कि तेज हवा से चलने वाला शटल का आविष्कार जॉन साहब किए हैं, है ना। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स किया है। स्पेनिंग जेनी का पानी से शक्ति से चलने वाला रिचर्ड आर्कलाइड ने किया है। स्पेनिंग म्यूल का क्रम्पटन ने किया है। और घोड़े द्वारा चलाए जाने वाला करघा का कार्टराइट ने किया है। और सेफ्टी लैम्प का हेम्प्टी डेवी ने किया है। इसमें सबसे ज़्यादा हिट है जेम्स हार्ग्रीव्स साहब का स्पेनिंग जेनी, और सेफ्टी लैम्प जो हेम्प्टी डेवी का है। अब भाई पूछता क्या है इसका सन ईस्वी पूछता है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ है, जबकि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हार्ग्रीव्स हेम्प्टी डेवी के द्वारा 1815 में हुआ है। ये सन ईस्वी के साथ पूछता है। इंग्लैंड में देखिए क्रांति, इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था जो चार्ल्स प्रथम के शासक काल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1888 ईस्वी में, उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था जब क्रांतिकारी हुआ। 100 वर्षीय युद्ध पूछेगा किसके बीच हुआ? ये आपका VVI है। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ है? 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। गुलाबों का युद्ध पूछता है, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। यह अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजा के शासक में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। ट्यूडर वंश के एलिजाबेथ प्रथम का
संबंध ट्यूडर वंश से था। प्रश्न पूछेगा कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? क्या करके आइएगा? ट्यूडर वंश करके आइएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला, ये प्रश्न पूछता है। और इसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा भूल भुलैया, कै वर्ष तक चला? तो 7 वर्ष तक चला। अब आगे आते हैं। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थक को राउंड हेडर्स कहा गया। अब प्रथम विश्व युद्ध आ गया आपका। विश्व युद्ध में देखिए, विश्व इतिहास में जो भी टॉपिक है, लगभग 15 टॉपिक है, मैं आपको करा देता हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया आक्रमण किए जाने के साथ हुई और 4 वर्षों तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा कितने वर्ष तक चला? 4 वर्ष तक, ये प्रश्न बनेगा। और कितने देश ने भाग लिया? तो 37 ने। कब हुआ? 28 जुलाई 1914 के। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये प्रश्न पूछता है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार का फर्डिनेंट बोस्निया की राजधानी में सेरेजोवा में हत्या कर दिया गया, है ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का हत्या कर दिया गया, इसलिए युद्ध का कारण किया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व को 2 खेमों में बांट दिया गया। कौन कौन खेमा था? मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। अब यह भी पूछता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं, धुरी में कौन कौन आते हैं, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है। देखिए, मित्र में मैं आपको बता दूं, धुरी राष्ट्र में आपका जो नेतृत्व करता था जर्मनी कर रहा था। प्रश्न पूछेगा कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन किया? जर्मनी किया, जिसमें ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, इटली था। धुरी में था धुरी राष्ट्र में था ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। और नेतृत्व कौन किया? जर्मनी। मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो मित्र राष्ट्रों की संख्या ज्यादा थी। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक पूछता है बिस्मार्क साहब थे। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1822 ईस्वी में हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। पूछेगा काला हाथ क्या है? तो सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था। रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, 1 सेकेंड, थोड़ा सा गला मेरा खराब है जिसके वजह से मैं 2-2 मिनट थोड़ा देर के लिए वेट कर रहा हूँ। चलिए, तो सर्बिया का गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ। अब देखिए, पूछता क्या है कि रूस जापान युद्ध हुआ था, अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। पूछेगा कि रूस जापान युद्ध किसके वजह से हुआ? तो अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से हुआ, रूजवेल्ट की वजह से। मोरक्को संकट इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी को, फ्रांस आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी को। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रश्न पूछेगा कि इंग्लैंड कब शामिल हुआ? तो 8 अगस्त 1914 को। 26 अप्रैल 1915 को इटली के मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है, इटली कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल। इंग्लैंड कब हुआ? इतना को। और फ्रांस कब आक्रमण कब किया? इतना समय में। और उसके बाद में जर्मनी रूस की बात करें तो 1 अगस्त 1914 को। ये प्रश्न आपका उतना हिट नहीं है, जो हिट है मैं आपको घेर दूंगा। प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति आपका हिट है, वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रश्न पूछता है कि अमेरिका कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 को। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका
प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति जो था वो अमेरिकी का था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1 नवंबर, ये प्रश्न पूछ देता है, हिट है, 1 नवंबर 1918 को। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे। प्रश्न कैसे पूछेगा कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ उसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 27 देशों ने। अब प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश ने भाग लिया, 37 ने। कितने वर्ष तक चला, 4 वर्ष तक चला। नेक्स्ट है, मगर शांति संधियों में शर्त केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तय कर रहे थे। 27 ने भाग लिया, लेकिन तय कौन कर रहा था, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, जो शक्तिशाली देश है। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। जो शांति के लिए जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो पूछता है कि कौन कौन कर रहे थे, तो अमेरिका का वुड्रो विल्सन साहब थे, ब्रिटेन का जॉर्ज साहब थे और फ्रांस का आपका जॉर्ज क्लेमेंसो थे। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी के साथ हुई। प्रश्न पूछता है कि वर्साई की संधि कब हुई, 28 जून 1919 को। किसके साथ हुआ, तो जर्मनी के साथ। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रश्न पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का योगदान क्या था, तो राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें एक वर्साई की संधि हुई और इसी संधि से दूसरा का विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया। अब चीनी क्रांति आई। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। पूछेगा कब हुआ, 1911। 1911 में चीनी की क्रांति के नायक सन यात सेन थे। ये प्रश्न पूछता है, राष्ट्रपति भी थे सन यात सेन। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना की। प्रश्न पूछता है कि तुंग मेंग दल किसने की स्थापना, सन यात सेन, जिसका उद्देश्य था चीन में मंचू वंश के शासक को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार की अध्यक्षता चुना और कोविडेनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक सन यात सेन थे। ये भी प्रश्न पूछेगा। सन यात सेन से प्रश्न आता है 1911 ईस्वी में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासक पद्धति की स्थापना हुई। युआन शी काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की और पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार ये प्रश्न हिट है तो वही हिट रहेगा, बाकी सारे जो है डिटेल है तो डिटेल भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। डॉक्टर सन यात सेन ने 3 सिद्धांत दिया। ये प्रश्न पूछेगा कौन कौन, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। पूछेगा राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय किसने दिया, तो सन यात सेन, जो चीन का राष्ट्रपति था। मैंने शुरुआत में ही बोला। अब तांग वंश आइए। देखिए, तांग वंश में के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। पूछेगा कि तांग वंश कितने वर्ष तक रहा था, 300 वर्ष तक। इसकी राजधानी कहाँ था, तो सियाओन था। दुनिया का सबसे बड़े नगरों में एक था सियाओन। और तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई और नौकरशाही के द्वारा प्रशासित होता था, परीक्षा के माध्यम से करता था। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु पूछता है 1925 ईस्वी में हुई और डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने
1926 ईस्वी में क्योमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। और क्योमिंतांग पार्टी के जो संस्थापक थे वो सन्याल सेन थे। उसके बाद में शेख साहब संभाल लिए। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी के समाजवादी लोग अलग हुए और चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। प्रश्न पूछता है 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व मियोन से तुंग ने किया। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चीनी क्रांति जो है ना, थोड़ा सा नाम इसका अल्टर दिया है और ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता इससे, इसलिए हम जो भी इसमें हिट है उसको मैं लगभग करा दिया हूँ। और आपका एक प्रश्न यहाँ है कि चीन के द्वारा खेलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रिटेन को। और खुले द्वार की नीति ये प्रश्न पूछता है जॉन है, जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा है एशिया का मरीज किसको कहते हैं? चीन को। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये पूछता है 1921 ईस्वी। अब तुर्की आइए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ये प्रश्न पूछता है। पान इस्लामिक का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया और युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद के द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि श्रेव की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई और मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आगे कहता है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है और इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के उपमान से जाना जाता है। किसको? प्रश्न पूछेगा क्या अतातुर्क या तुर्की का पिता किसको कहते हैं? मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था। मुस्तफा कमाल पाशा का पिता का नाम क्या था? पूछता है अली राजा। तुर्की में एकता एवं प्रगति समिति का संगठन 1889 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और कमाल पाशा एकता एवं प्रगति समिति में प्रभाव में आया और एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। प्रश्न पूछेगा कैसे कि गलीपोती युद्ध किससे संबंधित है? मुस्तफा कमाल पाशा। आगे क्या पूछेगा? इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन यह प्रश्न पूछता है कि 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा की गई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी में खिलाफत को समाप्त कर दिया और 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा की। अब आगे आ गया प्रश्न पूछने वाला कि तुर्की के नए गणतंत्र राष्ट्रपति कौन हुआ? तो मुस्तफा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये भी प्रश्न पूछता है मुस्तफा कमाल पाशा। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको छोड़ करके जो भी प्रश्न लग रहा है कि ये पूछने वाला उसको कर लेते हैं। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, ये सबसे हिट प्रश्न बनता है। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरत को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। तो कहाँ पे बुर्का और टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो तुर्की में। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में। और इटली में फासिस्ट का उदय। देखिए फासिस्ट का उदय सर्वप्रथम इटली में, जन्मदाता जो था फासिस्ट का मुसोलिनी था। ये प्रश्न पूछता है फासिस्टवाद मुसोलिनी और नाजीवाद हिटलर। मुसोलिनी का जन्म रोमाग्ना में हुआ था और मुसोलिनी के दल का नाम जो था वो फासिस्टवाद था। इसका संस्थापक मिलान में किया गया था। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। प्रश्न पूछेगा फासिस्टवादी राष्ट्रवाद का समर्थक करते थे। प्रश्न पूछेगा फासिस्टवाद किसका समर्थन करते थे? तो राष्ट्रवाद का। अगला है
मुसोलिनी ने डियाज को सेना फासिस्टवाद के दल स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। पूछेगा काली कमीज कौन पहनता था? तब फासिस्टवादी। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी के द्वारा बनाया गया निगमों की संख्या 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद की अध्यक्षता मुस्लिम था, जिसके सदस्य की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। और मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। तो रोम पर कब किया था मुसोलिनी? 22 में। अबिसिनिया पर कब किया? 35 में। अब कहता है कि जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र का निर्माण 1936 में किया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। अब जर्मनी में नाजीवाद का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में वार्न में हुआ और जर्मनी कैंसल विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाजी दल की स्थापना की। प्रश्न ये बन जाता है कि हिटलर ने किस दल की स्थापना किया? तो नाजी दल का। कब किया? 20 में। जर्मन वक्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? हिटलर साहब थे। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था जब प्रधानमंत्री बने थे तब। एक राष्ट्र एक नेता का नारा आपका हिटलर साहब का है। प्रश्न हिट बनता है। हिटलर का आत्मकथा पूछता है माई कैम्फ, मेरा संघर्ष। नाजी दल का प्रचार गोएब्बल्स संभाला। गोएब्बल्स ने संभाला था नाजी दल का प्रचार करने का काम वही करता था। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना जो हुआ है 4 अप्रैल 1933 ईस्वी हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी को जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ और एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था युवधि विरोधी। प्रश्न में ये बन जाता है हिट कि सामी विरोधी मतलब क्या होता है? युवधि विरोधी। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। पूछेगा कि हिटलर ने आत्महत्या कब किया? ये हो गया। अब जापान साम्राज्यवाद। जापान में साम्राज्यवाद सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 ईस्वी में अमेरिका के नाविक पेरी ने बल प्रयोग जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोल दिया। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया। प्रश्न कैसे पूछेगा कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कौन किया था? मुत्सुहितो ने किया था। 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई और 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। जापान का युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 ईस्वी को पोर्ट्समाउथ की संधि से हुई। और अंतिम आपका पेज चल रहा है विश्व युद्ध का, ध्यान से कर लीजिए। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए म्यूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान में राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। और आगे कहता है कि पीत आतंक के नाम से, देखिए पीत ये हिट है, पीत आतंक से जापान को संबोधित किया गया। प्रश्न पूछेगा कि पीत आतंक से किसे संबोधित किया गया? जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को और दूसरा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर फेंका। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर
अणु बम गिराए जाने का कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध थोड़ा सा जान लीजिए। ये 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस ब्रिटेन ने जर्मनी के विरोध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 6 वर्षों तक लड़ा गया, जो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। मैंने 39 से 45 तक चला। 61 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। तीसरा का विश्व युद्ध अभी हुआ नहीं है और भगवान न करे कि हो। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। प्रथम का क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का हत्या हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा था। पूछेगा कि जनरल रोमेल का नाम क्या था? तो डेजर्ट फॉक्स। नेक्स्ट कहता है म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि की उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? स्पेन था। अब थोड़ा सा और देख लीजिए। जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। प्रश्न कैसे पूछेगा? तो जर्मनी सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया उसको कौन ऑपरेशन कहते हैं? तो बारबोसा। उसके आगे और देख लीजिए, यहाँ पे जो पूछने वाला है, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 ईस्वी में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है दोस्तों। और इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी था, ठीक है। और आगे आपका और अंत में आपका थोड़ा सा और है, कहता है कि वर्साई की संधि को आरोपी संधि के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि आरोपी संधि किसको कहते हैं? तो वर्साई की संधि को। कुछ और देख लीजिए। जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो हिरोशिमा पर जो बम फेंका गया था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। जबकि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जो नागासाकी पर जो बम फेंका गया उसका नाम था फैटमैन। तो 6 अगस्त को जो फेंका गया उसको लिटिल बॉय बोला गया और 9 अगस्त को जो फेंका गया उसको फैटमैन बोला गया। और अंतिम होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गया। उसके बाद में युद्ध नहीं हुआ है और आगे नहीं होगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई है। तो मेरे दोस्तों ये जो था वो डिटेल था। कुछ प्रश्न इसमें जो टकराने वाला था, जैसे कि लिटिल बॉय है, फैटमैन है, इस प्रकार से जो मैंने बताया। बीच बीच में कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ है जो काफ़ी हिट बनता है। तो पूरा विश्व युद्ध आपका लगभग ख़त्म हुआ। आप 1.5 की स्पीड से अगर देख लेते हैं तो आराम से आपको जो इसमें से निचोड़ है वो आपका निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शेयर दबा के कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए एक बार।